Hello everybody, we'll continue with the subject surveying. We were discussing the topic leveling. So far we've discussed what is leveling, what are the terms used in leveling, temporary adjustments in a dumpy level, finding the difference in levels between 2 points, what is the collimation method, that is the height of instrument method, along with its numerical problems, what are the instructions that should be followed by a staff man and a level man, and what are the few numerical problems based on these instructions. So in today's lecture, we'll be discussing classification of leveling. Classification of leveling is simply types of leveling. तो कितने types की leveling हो सकती है? Differential leveling, check leveling, precise leveling, reciprocal leveling, longitudinal leveling और longitudinal sectioning, cross leveling, cross sectioning, leveling for establishing contours. तो ये बहुत सारी हमारे पास types of levelings हैं, but हम क्या करेंगे? Briefly in first 4 levelings को discuss करेंगे. So let's start with differential leveling. डिफरेंशियल लेवलिंग को और क्या बोलते हैं? फ्लाइंग लेवलिंग भी बोलते हैं. डिफरेंशियल लेवलिंग हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिस्कस किया था कंपाउंड और कॉन्टिन्यूअस लेवलिंग, जब हम 2 पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में डिफरेंस इन लेवल कैलकुलेट कर रहे थे. तो जब ये जो 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, तो हमें क्या यूज करनी पड़ती है? हमें कॉन्टिन्यूअस लेवलिंग यूज करनी पड़ती है. और उसी केस में हम क्या बोल देते हैं उसको? डिफरेंशियल लेवलिंग. कॉन्टिन्यूअस लेवलिंग या फिर फ्लाई लेवलिंग हम कब यूज करते हैं? जब हमें बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश करने होते हैं. तो एक पॉइंट है, कब यूज कर सकते हैं? जब पॉइंट ए और बी कुछ डिस्टेंस पे हैं. और दूसरा कब यूज कर सकते हैं? जब हमें बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश करने हैं. तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी कुछ डिस्टेंस पे है, हमें इनका लेवल डिटरमिन करना है या फिर हमें इनको एज बेंचमार्क्स सेट करना है. तो हम क्या करेंगे? हम बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स सी एंड डी ले लेंगे. अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है डिफरेंशियल लेवलिंग में, इसमें हम जो फोकस करते हैं वो बैक साइड और फोर्थ साइड पे फोकस करते हैं. यहाँ पे हम इंटरमीडिएट साइड नहीं लेते हैं या अवॉइड करते हैं. तो अगर आप देखेंगे इस फिगर में भी हमने क्या किया है, पॉइंट 1 पे मैंने अपना लेवल सेट किया है, स्टेशन 1 पे बैक साइड ली और फिर स्टेशन सी पे फोर्थ साइड ले ली. अब मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया, इसकी पोजीशन चेंज पॉइंट हो गया मेरा पॉइंट सी पे. अब मैंने क्या ले ली? बैक साइड लेने के बाद पॉइंट डी पे या स्टेशन डी पे मैंने क्या ले ली? अपनी फोर्थ साइड. अगेन मैंने अपने जैसे ही फोर्थ साइड कंप्लीट हो गई, मैंने क्या कर दिया? अपने इंस्ट्रूमेंट को फिर से शिफ्ट कर दिया, बैक साइड लूंगी और फिर फोर्थ साइड लूंगी. तो जब हम डिफरेंशियल लेवलिंग की बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं सिर्फ बैक साइड्स एंड फोर्थ साइड्स पे. इससे ज्यादा हम इंटरमीडिएट साइड की नेसेसिटी को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं. यहाँ पे हम इंटरमीडिएट साइड्स नहीं लेते हैं जनरली. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशियल लेवलिंग. डिटेल में हमने इसको कॉन्टिन्यूअस लेवलिंग में डिस्कस किया है. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ लेवलिंग इज चेक लेवलिंग. चेक लेवलिंग नाम से ही पता चल रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो हमने लेवलिंग अभी तक करी है पूरे दिन में उसको हम क्या कर सके? चेक कर सके. सो इट इज यूज्ड टू चेक अ सीरीज ऑफ लेवल्स व्हिच हैव बीन फिक्स्ड प्रीवियसली. मतलब जो भी पॉइंट्स आपने पहले फिक्स करे हैं, आप उनको चेक करने के लिए क्या करेंगे? चेक लेवलिंग कैरी आउट करेंगे. सो इमेजिन कर लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट्स थे ए, बी, सी एंड डी. अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है डी. अब यहाँ पे मैंने यहाँ तक अपनी लेवलिंग कर ली, बट मुझे अब क्या करना है? मुझे चेक करना है कि जो लेवलिंग मैंने अभी तक करी है वो लेवलिंग एक्यूरेट है कि नहीं है. मुझे पॉइंट ए और बी डी का ही वैल्यू चाहिए. सो एट द एंड ऑफ ईच डेज वर्क a line of levels starting from the point and returning to the starting point of the day is run to check the work. मतलब अब मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सुबह, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं बहुत सारे पॉइंट्स लेते लेते कहाँ पहुंच गई? पॉइंट डी पर पहुंच गई. अब जब पॉइंट डी पे मैं पहुंच गई तो आज मैं इसके अलावा कोई न्यू पॉइंट नहीं लूंगी. मैं क्या करूंगी? जो मैंने ये लेवलिंग करी है मैं इस लेवलिंग को चेक करूंगी. तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पॉइंट डी से स्टार्ट करेंगे. पॉइंट डी से स्टार्ट किया, एट द एंड ऑफ द डे है, ये शाम की जब बात है, जब आप खत्म करने वाले हैं, तो उस टाइम पे एट द एंड ऑफ द डे हम पॉइंट डी से स्टार्ट करेंगे एंड हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसके अलोंग हम फिर से लेवलिंग करेंगे और कहाँ पे एंड करेंगे उसको?
हम करेंगे उसको एंड पॉइंट ए पे, जहां पे से मैंने क्या किया था, अपनी लेवलिंग को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये लाइन है, इसके अलोंग जो मैं लेवल्स ले रही हूँ, इसके अलोंग भी मैं कुछ पॉइंट्स लूंगी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इनको मैंने बोल दिया एक्स वाई एंड जेड। तो इन पॉइंट्स के अलोंग मैं लेवलिंग करूंगी और मैं अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाऊंगी, पॉइंट ए पे। तो ये लाइन है, ये सिर्फ मैंने चेक करने के लिए लेवल करी है। मेरे एक्चुअल में स्टेशंस कौन से थे, ए बी सी डी एक्चुअल स्टेशंस है, ये वाले स्टेशन सिर्फ चेकिंग के लिए हैं। तो जब आप इनको फील्ड बुक में एंटर करेंगे, अगर हम यहाँ पे फील्ड बुक बनाएं या अपनी लेवल बुक बनाएं, तो हमारे पास क्या होगा, ए बी सी डी, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा कि जब मैं बैक साइड्स जो है इनका टोटल करूंगी और जो मैं फोर साइड्स का टोटल करूंगी, वो टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मतलब जो सम ऑफ बैक साइड्स है दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ फोर साइड्स। या दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस है सम ऑफ बैक साइड्स और सम ऑफ फोर साइड्स का के बीच में, वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, और sum of back sides should be equal to sum of four sides। क्लियर। तो इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि हम स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पे ही फिर से ये लेवलिंग कर रहे हैं, तो हमने एक क्या कंप्लीट कर दिया, एक सर्कल कंप्लीट कर दिया। जब हम सर्कल कंप्लीट कर देते हैं, तो मतलब सारी जो बैक साइड्स का सम है और जो सारी फोर साइड्स का सम है, वो क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। इससे मैंने स्टार्ट किया था अपना लेवलिंग करना, फिर मैं इस पाथ को फॉलो किया मैंने, और फिर मैं रिटर्न करके कहाँ पे आ गई, फिर से इसी पाथ पे आ गई। क्लियर। तो चेक लेवलिंग में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम इस पाथ के अलोंग एडिशनल लेवलिंग करेंगे, और फिर उसके बाद जो सारे पॉइंट्स स्टेशंस ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इन सब स्टेशंस की जो बैक साइड्स हैं और इन सब स्टेशंस की जो फोर साइड्स हैं, उनको जब हम सम करते हैं तो वो क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। और इन अदर वर्ड्स उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इक्वल टू 0। अगर ये 0 आता है, मतलब आपने कोई गड़बड़ नहीं करी है ए बी सी डी में लेवलिंग करने को। अगर यहाँ पे ये सम 0 नहीं आता है, मतलब देर इज सम सॉर्ट ऑफ एरर इन दिस लेवलिंग। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की लेवलिंग है प्रिसाइज लेवलिंग। प्रिसाइज लेवलिंग नाम से ही पता चल रहा है, प्रिसाइज होता है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले एक्यूरेट काम। एक्यूरेसी एंड डिसीजन में थोड़ा डिफरेंस होता है, बट अगर आप यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बहुत एक्यूरेट काम, वेरी करेक्ट टू मेनी डेसिमल प्लेसेस, एटलीस्ट 3 और 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि प्रिसाइज लेवलिंग में मतलब हम बहुत एक्यूरेटली लेवल कर रहे होंगे, तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स भी कैसे चाहिए, हमें मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जिनकी रेंज अच्छी है, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है, जो आपको जिनका लीस्ट काउंट बेटर है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करेंगे। इट इज यूज टू एस्टैब्लिश बेंचमार्क्स। कहाँ यूज करते हैं हम, जब आपको बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश करने होते हैं विद हाई प्रिसीजन। हाई प्रिसीजन में जैसे आप कोई सेंट्रल एजेंसी है गवर्नमेंट की, और आपके जो बेंचमार्क सेट करे हुए हैं, वो बेंचमार्क्स अब पूरा इंडिया या पूरी कंट्री यूज करेगी। तो उस केस में आपको कैसे बेंचमार्क्स सेट करने होंगे, प्रिसाइज बेंचमार्क्स, एक्यूरेट बेंचमार्क्स सेट करने होंगे। ठीक है, तो जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे था, उस केस में कैसी लेवलिंग की गई थी, प्रिसाइज लेवलिंग की गई थी। सो अब भी जब हम गवर्नमेंट एजेंसी बेंचमार्क सेटअप करती है, तो वो कैसी लेवलिंग यूज करती है, प्रिसाइज लेवलिंग यूज करती है। एंड एज आई हैव सेड दैट दे यूज मॉडर्न इक्विपमेंट जिनकी एक्यूरेसी ज्यादा हो। तो जब आप प्रिसाइज लेवलिंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे एरर्स को एलिमिनेट करना होगा। एरर्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, प्रिकॉशंस लेके। ठीक है, तो एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए हमें प्रिकॉशंस लेनी है, जैसे कि हमें एडजस्ट द लेवल केयरफुली। जो टेम्पररी एडजस्टमेंट्स है वो हमें क्या करनी होगी, बहुत ध्यान से करनी होगी। पैरेलैक्स एरर को हमें एलिमिनेट करना होगा। ये हमने फोकसिंग से देखा था कि कैसे फोकसिंग द आईपीस एंड द ऑब्जेक्ट क्लास हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं पैरेलैक्स एरर को। स्टाफ शुड बी हेल्ड वर्टिकल। ये हमने स्टाफमैन को जो इंस्ट्रक्शंस थी उसमें डिस्कस किया था। बबल शुड बी इन द सेंटर ऑफ इट्स रन। जब भी हम, जो बबल है वो कहाँ पे आना चाहिए, जब भी आप
कैलकुलेशंस करें, इट शुड ऑलवेज बी इन द सेंटर, मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्योरली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ठीक है, सेंटर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इज जो लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड्स आर लिमिटेड टू 100 मीटर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हम लिमिट कर देते हैं 100 मीटर्स को, टू एलिमिनेट द एरर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है कि जब आपका इंस्ट्रूमेंट जो है और जो स्टाफ है वो बहुत दूर है, अब कर्वेचर ऑफ द अर्थ भी है, रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर ऑफ द अर्थ लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो क्योंकि आपका जो अर्थ है उसमें कुछ कर्वेचर है, तो अगर ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द लेवल एंड द स्टाफ, जो स्टाफ है और आपके लेवल के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो हमारी लाइन ऑफ साइट तो इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। पर जब आप कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसिडरेशन में लेके आएंगे तो कर्वेचर की वजह से कुछ ऐसे होगा हमारा अर्थ, और यहाँ पे आपका स्टाफ है और यहाँ आपका लेवल है। तो जब आप लेवल से देख रहे हैं तो आप तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग देख रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो क्या है, कर्व्ड है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या है, एरर क्रिएट हो जाएगा। एंड ये जो एरर्स हम क्रिएट करते हैं इनको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, जब आप अपने स्टाफ और लेवल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको किससे कम रखें, 100 मीटर से कम रखें, ताकि ना कर्वेचर एक रोल प्ले कर सके ना ही रिफ्रैक्शन रोल प्ले कर सके। दूसरा है कि जो हम डिस्टेंस लेते हैं बैक साइड और फोर साइड में, वो हमें क्या लेना होगा, इक्वल, तो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टाफ से लेके लेवल तक, अगर मैं इसको x बोलूं और यहाँ पे इस स्टाफ से लेके लेवल तक डिस्टेंस को अगर मैं y बोल दूं, तो x शुड अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू y। जब आप प्रिसाइज लेवलिंग करेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि बैक साइड का डिस्टेंस और फोर साइड का डिस्टेंस फ्रॉम द लेवल क्या हो, ऑलमोस्ट इक्वल। नेक्स्ट इज ग्राउंड अंडर लेवल एंड स्टाफ इज स्टेबल। ये क्यों स्टेबल चाहिए, ताकि सेटलमेंट ना हो हमारे इंस्ट्रूमेंट की ना ही स्टाफ की, सो नो सेटलमेंट। तो अगर प्रिसाइज लेवलिंग करनी है तो हम बिल्कुल भी सेटलमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट चीज है कि चेक लेवलिंग शुड बी परफॉर्म्ड। जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करी चेक लेवलिंग, उसको आपको परफॉर्म करना होगा जब आप प्रिसाइज लेवलिंग कर रहे हैं। लास्ट इज वेदर कंडीशंस शुड बी सूटेबल फॉर लेवलिंग। वेदर कंडीशंस में क्या आता है कि हम बहुत ही रेनी डेज जब हैं या विंडी डेज हैं या बहुत हॉट समर्स हैं, उन डेज में हम लेवलिंग करना अवॉइड करें। और अगर हमें किसी वजह से उन दिनों पे लेवलिंग करनी पड़ रही है तो हम उस अपने जो लेवल है उसको एक अम्ब्रेला से कवर करें या फिर एक स्क्रीन से या विंडशील्ड से कवर करें, ताकि जो हमारी रीडिंग है वो इन्फ्लुएंस ना हो। सो नेक्स्ट टाइप की लेवलिंग है रेसिप्रोकल लेवलिंग। इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट हम यहाँ पे इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। रेसिप्रोकल लेवलिंग हम कब यूज करते हैं, इट इज यूज व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट अप लेवल मिडवे बिटवीन टू पॉइंट्स। मिडवे बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब जैसे हमने यहाँ पे किया था कि पॉइंट, अगर मैं इसको बोल दूं पॉइंट ए और इसे बोल दूं पॉइंट बी, तो जो हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया था एट पॉइंट आई, तो वो पॉइंट आई जो था वो मिडवे था बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। बट कई बारी जहाँ पे रिवर्स हो या डीप वैलीज हो या किसी भी वजह से कोई ऑब्स्टिकल हो, हम हमेशा अपना लेवल बीच में नहीं सेट कर सकते, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या यूज करनी पड़ती है, रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है, इस फिगर से देखते हैं। हमने क्या करना है, सपोज ये हमारी कोई रिवर है या चैनल है या कोई भी कनाल है, आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिफरेंस डिटरमिन करना है हाइट में या लेवल में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया एट पॉइंट ए। जब आप पॉइंट ए पे इंस्ट्रूमेंट सेट कर देंगे या पॉइंट ए के काफी पास आपने क्या कर दिया, इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, ठीक है। तो जब आप बहुत पास इंस्ट्रूमेंट सेट कर देंगे तो हमने क्या करा, हमने रीडिंग ले ली फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, हमने रीडिंग ले ली स्टाफ जो प्लेस था एट पॉइंट ए, और हमने किसकी रीडिंग ले ली,
स्टाफ जो प्लेस था एट पॉइंट बी। क्लियर। अब हमने क्या किया, हम देख सकते हैं कि लेवल लाइन ये है क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, और लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या हो गया है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन काफी बदल गया है क्योंकि डिस्टेंस बहुत है, रिफ्रैक्शन की वजह से लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या हो गया है, ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये इन्होंने लेवल लाइन और लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, इसके बीच में एरर मेंशन कर रखा है कि इतने का हमारे पास क्या हो गया, एरर हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, दिस इज द एरर। ठीक है, अब इस एरर से क्या होगा कि अगर ये हम एरर करेक्ट नहीं करते हैं तो ये एरर हमारी लेवलिंग में आ जाएगा। जो भी पॉइंट बी पे मैं लेवल ले रही हूँ, जो रिड्यूस लेवल मैंने मेजर किया है, वो कैसा होगा, एरर वाला रिड्यूस लेवल होगा। और कितना एरर होगा, एरर होगा अमाउंट ई का। तो इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, अब हमने क्या किया, एक बार तो मैंने यहाँ रखा था इंस्ट्रूमेंट पॉइंट ए के पास, और मैंने पॉइंट ए पे भी रीडिंग ली थी और पॉइंट बी पे भी रीडिंग ली थी। यहाँ की रीडिंग को मैंने नाम दे दिया A1, दिस रीडिंग इज A1 एंड दिस रीडिंग इज B1। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ से उठाया और मैं कहाँ ले गई, स्टेशन बी पे। तो जब मैं स्टेशन बी पे अपना इंस्ट्रूमेंट ले जाती हूँ, बी पे सेटअप करने के बाद स्टेशन में फिर से पॉइंट्स साइट करती हूँ। कौन सा पॉइंट साइट किया, मैंने पॉइंट बी साइट किया, और फिर मैंने साथ में क्या साइट किया, पॉइंट ए साइट किया, और रीडिंग्स ले ली। इन रीडिंग्स को मैंने बोल दिया B2 एंड इसको बोल दिया A2। तो A2 और B2 की वैल्यू मैंने नोट कर ली है। अब आप देखेंगे क्योंकि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में अभी भी डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, तो ये लेवल लाइन है, लेवल लाइन का वही कर्वेचर रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो हॉरिजॉन्टल रहेगी, और रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है यहाँ पे भी वो किसी एंगल पे होगी, सेम एंगल पे जिस एंगल पे ऊपर थी। अगर दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे भी विद द हॉरिजॉन्टल इट विल मेक एन एंगल ऑफ थीटा, क्योंकि डिस्टेंस जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी का वो तो कांस्टेंट ही रहा। तो यहाँ पे जो एरर आएगा, एरर ई, that error e will be same as before, that error e will be same as before, जो हमने फर्स्ट केस में मेजर किया था। तो अब हम क्या करते हैं, हम हम जब लेवल ले रहे हैं केस 1 से, इसको अगर मैं बोल दूं केस 1 और केस 2 से, तो मैं रिड्यूस लेवल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ, यहाँ पे भी, ए पे भी एंड बी पे भी। उसका जब मैं एवरेज ले लेती हूँ दोनों केसेस का, तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक्यूरेट लेवल आ जाता है, या फिर जो इनका बीच का जो डिफरेंस है वो लेवल डिफरेंस क्या हो जाता है, एक्यूरेट। क्योंकि दोनों जगह जो एरर है वो ऑपोजिट साइड में है, एक जगह B1 में एरर है, दूसरी जगह A2 में एरर है, और वो दो एरर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे जब हम इसका एवरेज लेंगे। क्लियर। तो दिस इज अ मेथड जिसमें हम एरर को एलिमिनेट तो नहीं कर रहे, पर हम उसको मैथमेटिकली कैंसल आउट कर दे रहे हैं, सो दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल लेवलिंग। एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब मैं लेवल सेट करती हूँ, अगर मैं पॉइंट ए के पास लेवल सेट कर रही हूँ, तो इट शुड बी क्वाइट क्लोज टू पॉइंट ए। सिमिलरली जब मैं अपना लेवल पॉइंट बी के पास सेट कर रही हूँ, तो इट शुड बी क्वाइट क्लोज टू पॉइंट बी। दिस इज अ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग. So this method eliminates the error due to curvature and refraction. ये हमने देखा कि curvature और refraction की वजह से जो error E आया था वो इसने mathematically eliminate कर दिया, and it also eliminates the error due to line of collimation not being parallel. अब यहाँ पे line of collimation हम देख सकते हैं it is not parallel, क्योंकि आपने जब ये level set किया था तो आपने इसको एक्यूरेटली सेट नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी कुछ एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट पैरेलल। तो ये सारे एरर्स क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली कैंसल आउट हो जाएंगे जब आप रेसिप्रोकल लेवलिंग कैरी आउट करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग. In the next lecture, we'll be discussing rise and fall method in detail along with a few numerical problems. Thank you and stay tuned.